नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और मिडिल ईस्ट के संबंधों के बारे में बात करेंगे। भारत की मध्य पूर्व की रणनीति क्या है, भारत के मध्य पूर्व देशों के साथ कैसे संबंध है। मध्य पूर्व देशों का मतलब है कि ईरान से लेकर मिस्र, ग्रीस तक का जो इलाका है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, इराक, मिस्र, इज़राइल, तुर्की, मतलब तुर्की वाले भी, तुर्की को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत की जो संबंध हैं वो सदियों पुराने हैं। भारत के व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं। जल मार्ग के द्वारा भारत और मध्य पूर्व का व्यापार सदियों से होता रहा है। इसके अलावा भारत में जो सूफी परंपरा है वो मध्य पूर्व की देन है, या भारत में जो करोड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो हर साल उम्रा, हज के लिए लाखों की संख्या में जो है सऊदी अरब, मक्का, मदीना की यात्रा करते हैं। इसके अलावा भारत से लाखों, कई लाख लोग मध्य पूर्व के देशों में, खासकर सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सभी देशों में काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में इन सभी देशों के जो काम करने वाले लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इन सभी देशों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और वर्तमान परिदृश्य में मध्य पूर्व का इलाका ऐसा है जिसमें हरदम कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। खासकर इज़राइल फ़िलिस्तीन का मामला हो गया, इराक, ईरान और सऊदी अरब का मामला हो गया, या ईरान का और सब अन्य देशों के, उनके पड़ोसियों के साथ जैसे संबंध हैं, या सीरिया का जो मामला है। और ये सारे देश एक तरह से आतंकवाद से भी पीड़ित हैं, और ISIS की जो गतिविधियां हैं वो इन्हीं सभी देशों में के अंदर पनपी और उसको अपने चपेट में लिया। और मिडिल ईस्ट का देश जो है, मिडिल ईस्ट किसी न किसी तरह से जो है संघर्षों में फंसा रहता है, जिसकी वजह से भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के संबंधों को लेकर, क्योंकि सभी देशों के साथ वर्तमान में तुर्की के साथ भारत के संबंध वैसे नहीं हैं पाकिस्तान को लेकर, बाकी सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। खासकर यूएई और सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, इन सब देशों और इज़राइल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, और निरंतर ये संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। पहले भारत ऊर्जा आयात के लिए इन सब देशों के ऊपर निर्भर था, लेकिन इस समय भारत और GCC के जो मेंबर देश हैं, इन सभी, मतलब मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा व्यापारिक संबंध भारत के हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत का जो है इन सभी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हो रहा है, जो 2023-24 में लगभग 161 अरब डॉलर था। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है भारत का मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ हो रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। भारत मध्य पूर्व के संबंधों की जो पृष्ठभूमि है वो भारत का संपर्क प्राचीन काल से समुद्र व्यापारिक मार्गों के माध्यम से शुरू हुआ, जो सांस्कृतिक और आर्थिक प्रदान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। समकालीन अवधि में इस संबंध में कुछ बड़े परिवर्तन हैं, जिनकी विशेषता ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी संपर्क, भू राजनीति में साझा हित, मध्य पूर्वी देशों के साथ भारत की कूटनीति में काफ़ी व्यावहारिक होने के कारण इसने अपने सामरिक और आर्थिक हितों को रक्षा करते हुए इस क्षेत्र में हम सब ने संबंधों को संतुलित करने का कार्य किया है।
जैसे भारत मध्य पूर्व और आर्थिक गरिया, भारत और मध्य पूर्व के देशों के इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ये सब सारे कारक हैं, जिसमें मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा IMEC जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता रखी गई थी, जिससे भारत से लेकर और यूरोप तक एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण करना जो सऊदी अरब, दुबई और आगे इजराइल, ग्रीस होते हुए भारत के उत्पादित माल मतलब आयात निर्यात के लिए ये आर्थिक गलियारा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया। इजराइल गाजा संघर्ष, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, मुक्त व्यापार समझौता FTA, भारत ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता, OPEC प्लस उत्पादन में कटौती, ऑपरेशन अजय, संचार के समुद्री मार्ग, बेल्ट और रोड, ये सारी चीज़ें हैं जो भारत और मध्य पूर्व के देशों को संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत मध्य पूर्व आर्थिक यूरोपीय आर्थिक गरियाला पश्चिमी एशिया में भारत के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। ग्रीस जैसे साझेदारों से मजबूत समर्थन के बावजूद इसे शांति के लिए परियोजना के रूप में देखते हैं। इस पहल को चल रहे इजराइल गाजा संघर्ष में इसमें डिले हो रहा है। इस आर्थिक गलियारे की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और आगे बढ़ेगी। भारत की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और भारत के जो IT सेक्टर है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी जिस तरह भारत काम कर रहा है, या भारत जो भी उत्पादित कर रहा है, गाड़ियाँ उत्पादित करता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत अच्छा कर रहा है, कृषि उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब यूरोपीय देशों तक भारत जो है पहुँचाने में कामयाब रहेगा। भारत मध्य पूर्व के लिए विदेशी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्यों है? ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मध्य पूर्व से भारत के कच्चे तेल का आयात लगभग 50% 2024 से बढ़कर 2025 में 53% हो गया है, जिससे आर्थिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अलावा जनवरी 2023 में भारत और UN ने वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड मतलब एक पृथ्वी एक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए तो एक पृथ्वी, एक सूर्य और एक जो है ग्रिड, वन ग्रिड मतलब सभी देशों को बिजली मुहैया कराने के लिए इस पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन विकास और अंडर सी केबल पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह फरवरी 2024 में भारत ने कतर के साथ अपने LNG समझौते को 2028 तक 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया है, जिसके आधार के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुनिश्चित होगी। कतर के साथ भारत ने एक समझौता किया है जिसमें LNG जो घरेलू उपयोग के लिए जो ईंधन के रूप में काम कर रहा है, जो गैस सिलेंडर से खाना बनता है या पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होती है, जो कतर उसका मुख्य आयातक है और भारत सबसे ज़्यादा कतर से इसको खरीदता भी है। तो यह समझौता किया है जो 2048 तक क्रियान्वित रहेगा। इसके अलावा व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे। व्यापार, निवेश और आर्थिक गलियारे वित्त वर्ष 2023-24 में के दौरान भारत GCC द्विपक्षीय व्यापार 168.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे मध्य पूर्व एक प्रमुख भागीदार के रूप में है। भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक साझेदार है वो मध्य पूर्व के ये देश हैं। मुक्त व्यापार समझौता FTA और आर्थिक गलियारों सहित भारत की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी का उद्देश्य कनेक्टिविटी और बाजार आगमन को बढ़ाना है। भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और व्यापार लागत को कम करेगा। संयुक्त राज्य अमीरात भारत की तीसरी बड़ी व्यापारिक साझेदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है, जिसका वर्ष 2023-24 में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से है। मतलब भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जो लगभग 35.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है 2023-24 में। धन प्रेषण और कार्यबल योगदान। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करने के लिए जाते हैं, भारतीय प्रवासी, जिनके द्वारा धन प्रेषण भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, मतलब वहाँ से जो पैसा भेजते हैं भारत में वो डॉलर में होता है या जो वहाँ की मुद्रा है
सऊदी अरब की, दुबई की, उसको जो भारत भेजते हैं उसको भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में भी सहायक होता है। भारत के 1.34 करोड़ भारतीय जो NRI हैं उसमें 66% से ज़्यादा इन मध्य पूर्व के देशों में जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में रहते हैं। सऊदी अरब से निकालकर सुधार, मतलब सऊदी अरब ने भारतीय श्रमिकों के लिए उनके रहन सहन, उनको समय पे भुगतान और उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उसको निदान के नई नीतियां को रूप दिया है, जिसे नीताकत कहा जाता है। भारत को वर्ष 2022 में $111 बिलियन का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। मतलब जो विदेशी धन FDI के रूप में भारत में आता है, जो 2022 में $111 अरब था, जिसमें सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों का इसमें योगदान रहा है। भू राजनीतिक और सामरिक सहयोग में भारत के क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी अरब, ईरान और इजराइल अरब देशों के द्वारा प्रतिद्वंदी गुटों के बीच भारत की संतुलित कूटनीति सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। रक्षा संबंधों का विकास हो रहा है। भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास इन सभी देशों के साथ और रक्षा निर्यात को सुरक्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए 2021 में भारत और सऊदी अरब ने मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक एक पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास किया था। इसी तरह भारत ईरान चाबहार बंदरगाह समझौता है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया तक संपर्क बढ़ाने का काम करता है। भारत एक चाबहार बंदरगाह बना रहा है ईरान में, जिससे भारत को पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इन सभी देशों में भारत अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है ये चाबहार बंदरगाह से। खाद्य सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा। भारत खाद्य निर्यात के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है। खाड़ी देश भारतीय चावल, गेहूं और अंडों का शीर्ष खरीदार हैं। ये सारे देश हैं जहाँ पे कृषि बहुत कम मात्रा में होती है या बहुत कम होती है, तो उनको खाने पीने की चीज़ों को मुहैया कराने में भारत सबसे ज़्यादा सहयोगी है। और ख़ासकर भारत से गेहूं, चावल, अंडा, मांस, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, फल पिछले कुछ सालों में जो है सबसे ज़्यादा फलों का भी और जो कृषि उत्पाद हैं उनका जो है ख़रीदार जो है ये सारे मिडिल ईस्ट के देश हैं। इसके अलावा भारत सऊदी अरब को चावल, वस्त्र, प्रधान, मशीनरी, अनाज, ऑटोमोबाइल तथा रत्न और आभूषण निर्यात करता है। मतलब एक तरह से ये सारे देश भारत के को ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करते हैं और उसके बदले में भारत इनको वस्त्र, खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रिक सामान, मशीनरी, रत्न, आभूषण, ये सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक, धार्मिक और सॉफ्ट पावर कूटनीति, साझा विरासत, सूफी परंपराओं और प्रवासी समुदाय में निहित मध्य पूर्व के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध मजबूत राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह लाखों भारतीय मुसलमान हर साल हज और उम्राह के लिए इस विशेष क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र का विशेष महत्व है। मक्का मदीना में हर साल लाखों मुसलमान जो है हज और उम्राह के लिए जाते हैं। उसके अलावा सांस्कृतिक के रूप में बॉलीवुड फिल्में, योग, आयुर्वेद खाड़ी देशों में भारतीय संस्कृत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष जो है भारत ने यूएई में हाल ही में बनाया गया BAPS मंदिर, जो राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है, भारत US सांस्कृतिक संबंधों की आधारशिला है। भारत के सहयोग से यूएई में एक हिंदू मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था और काफ़ी भव्य है। और उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और वहाँ ज़मीन, ये सारी चीज़ें यूएई के शेख के द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व खरीद में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? भारत और मध्य पूर्व के बीच में क्या मुद्दे हैं? जैसे ऊर्जा मूल्य में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में व्यवधान। मध्य पूर्व के देश तेल और गैस में समृद्ध हैं और भारत
इन सभी चीज़ों के लिए इन देशों के ऊपर एक तरह से निर्भर है। और उसके अलावा मध्य पूर्व की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो संघर्ष है वहाँ का, इसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला में और वहाँ के कुछ उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन हैं जो इन चीज़ों के ऊपर अवरोध उत्पन्न करते हैं। खासकर यमन में जो हूती विद्रोही गुट है वो आए दिन स्वेज नहर में या वहाँ से फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज़ों के ऊपर अटैक करता रहता है। तो एक ये मुद्दा है। लाल सागर में हूती हमले ओपेक उत्पादन में कटौती जैसे बढ़ते तनाव आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं तथा आयात लागत को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त रूसी तेल आयात सहित ऊर्जा विविधीकरण के लिए भारत का प्रयास कभी पारंपरिक ऊर्जा साझेदारी को प्रभावित करता है। भारत पिछले कुछ यूक्रेन और रूस के संघर्ष के बाद जब अमेरिका ने वहाँ प्रतिबंध लगाया है तो उसके बाद भारत सबसे ज़्यादा तेल जो है रूस से खरीद रहा है। और इसी को लेकर अमेरिका जो है भारत के ऊपर और पश्चिमी देश भारत के ऊपर बार बार टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की बात करते रहते हैं। लेकिन भारत की अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और सभी देशों के साथ समान व्यवहार और समान रूप से अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए ओपेक राष्ट्रों ने स्वेच्छा से Q1 2024 में प्रतिदिन 2.2 बिलियन बैरल तेल उत्पादन कम करने पर सहमत हुए थे, जिससे वैश्विक तेल में कीमतें बढ़ गई थी, जिसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर भी पड़ता है। भारत अपने ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल जो है विदेशों से मंगाता है। उसमें सबसे ज़्यादा हम मध्य पूर्व के देशों से मंगाते थे। पिछले 1-2 वर्षों से हम रूस से ज़्यादा तेल मंगा रहे हैं। लगभग 40% तेल हम रूस से मंगा रहे हैं। बाकी कुछ लैटिन अमेरिका और अमेरिका से मंगाते हैं। लेकिन आपसी संघर्षों की वजह से और क्योंकि अगर आप ज़्यादा दूर से चीज़ें मंगाते हैं तो उसकी उत्पादन लागत और उसकी ढुलाई और उसके बीमा ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिससे ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थों की लागत बढ़ जाती है और इससे भारतीय के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय व्यापार के ऊपर, भारत के आयात निर्यात के उत्पादन के ऊपर चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी तरह भू राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष, इजराइल, फिलिस्तीन, यमन और ईरान, सऊदी अरब में लगातार संघर्ष भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती रही। मध्य पूर्व के जितने देश हैं लगभग सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत ने सबको एक संतुलित रूप से सबके साथ अपने संबंधों को बनाया हुआ है, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन हो। भारत के संबंध इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ हैं। उसी तरह ईरान और सऊदी अरब के साथ, दोनों के साथ भारत के संबंध हैं। यूएई है, कतर है, ओमान है, सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। लेकिन इनके आपसी संघर्षों की वजह से भारत को संतुलन करने में, अपने संबंधों को संतुलन करने में काफ़ी चुनौती पेश आती है। इसी तरह इजराइल गाजा संघर्ष में तटस्थता बनाए रखते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण रहता है। इसी तरह पश्चिम एशिया में व्यवधान भारतीय व्यापार, प्रवासी भारतीय द्वारा इजराइल में 18,000 भारतीयों को निकालने से शुरू हो गया ऑपरेशन आ जाए और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिसे भारत को जटिल कूटनीतिक रूप अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इजराइल गाजा संघर्ष के कारण IMEC जो भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपीय कॉरिडोर है, जिसको बनने में विलम्ब हो रहा है और जैसे जैसे विलम्ब होगा इसकी लागत भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये 2024 में ही इसकी आधारशिला एक तरह से रखी गई थी, लेकिन अभी उस तरह का काम नहीं हो पाया है। व्यापार बाधाएं और विलंबित आर्थिक समझौता मजबूत व्यापार संबंधों के बावजूद GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA की अनुपस्थिति पूर्ण आर्थिक समझौता को सीमित करते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देश हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा इनके साथ अभी मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब है कि जो भी वस्तुएं भारत उन देशों को भेजेगा या वहाँ से जो भारत आएंगी उन पे आयात निर्यात जो कर होता है वो या तो
बहुत कम हो जाता है या शून्य हो जाता है, जिससे दोनों देशों के फ़ायदा होता है, व्यापार बढ़ता है, लोगों को चीज़ें सुलभ होती हैं, सस्ती मिलती हैं और इससे दोनों देशों को फ़ायदा। तो हमारा और मध्य पूर्व के देशों के साथ अभी मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। दूसरा, विनियामक मुद्दे, टैरिफ बाधाएं और समकानून व्यापार विस्तार में बाधा डालते हैं। यद्यपि यूए 2022 के साथ CEPA ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, फिर भी क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण भारत GCC FTA के लिए समझौता को में मामूली प्रगति देखी गई। भारत और UAE ने एक CEPA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। इसके अलावा IMF ने बताया कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, काकिकस और मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएं पिछले 2 दशकों में बिगड़ती विकास संभावनाओं के साथ विकास पर व्यापार पर्यटन व बदलाव का सामना कर रही हैं। ये चुनौतियां मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार बढ़ाने भारत के प्रयासों को बाधा डालती हैं। समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए खतरे, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो है इन्हीं सब देशों से है और इन्हीं सब रास्तों से होता है, सुएज़ नहर से होता है। और वहाँ की जो राजनीतिक जटिलताएं हैं और उसकी वजह से समुद्री डकैती, भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले से शिपिंग लागत बढ़ती है, कार्गो के आवागमन में विलम्ब होता है और भारत के संचार में समुद्री मार्ग को खतरा होता है। भारत की नौसेना ने गश्त तेज करी है, लेकिन स्थिरता बनी हुई है। भारत की जो नौसेना है वो इन सभी क्षेत्रों में लगातार गश्त करती है और कई सारे समुद्री जो डकैतियाँ होती हैं उनको निष्प्रभावी करने में भारत इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सभी देशों के लिए जो भी व्यापारिक मार्ग से जहाज आ रहे हैं वो किसी भी देश के हों, अगर उनको ज़रूरत होती है तो भारतीय नौसेना उस पर तुरंत जो है एक्शन लेती है। लाल सागर में हूती हमलों ने कई शिपिंग कंपनियों को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया। इससे भारतीय व्यापार को बाधित किया है, जिससे कच्चे तेल के आयात सुएज़ नहर के माध्यम से 65% पर असर पड़ता है। बढ़ती शिपिंग लागत, विलम्ब और उच्च बीमा प्रीमियम ये बड़ी चुनौतियाँ पेश करती हैं भारत के सामने। श्रम अधिकार और प्रवासी मुद्दे, मध्य पूर्व के देशों में भारत के लाखों लोग जो है नौकरी करने जाते हैं, वहाँ उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी छूटने पर दूसरी नौकरी मिलना कठिन होती है, वेतन में विलम्ब होता है, श्रम शोषण जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए खाड़ी देशों ने अपने श्रम सुधारों में धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे हैं, जैसे सऊदी निताकत नीति और फिर बनाई हुई है। भारत नौकरियों की सुरक्षा और श्रमिकों का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन कार्य ढांचे पर वार्ता कर रहा है, लेकिन अवैध प्रवासन एक चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2024 में कुवैत में आग लगने से 46 भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुखद मृत्यु के ने इनके निर्वहन की स्थिति को लेकर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ सुनाई देता है कि मध्य पूर्व के देशों में भारतीय श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो जाता है, या वेतन में उनकी कटौती हो जाती है, या उनकी नौकरी छूट गई तो दूसरी नौकरी मिलने में हो जाती है, उनके वीज़ा और पासपोर्ट को जब्त कर लेते हैं लोग। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो भारत और मध्य पूर्व के देशों के सामने एक चुनौती है। रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बाहरी प्रभाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, निवेश और रक्षा संबंधों के माध्यम से मध्य पूर्व के देशों में चीन की बढ़ती हुई प्रभाव और बढ़ती हुई उपस्थिति और भारत के प्रभाव के लिए चुनौती बनती है। चीन लगातार मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। चीन भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादों को इन सभी देशों से खरीदता है, और पिछले वर्षों में जैसे हमने देखा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो एक तरह का समझौता कराया वो चीन ने कराया, तो चीन का प्रभाव धीरे धीरे वहाँ बढ़ रहा है और चीन लगातार वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन देशों को आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो भारत के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि भारत और चीन के जैसे संबंध हैं, तो भारत को उसको काउंटर करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना चाहिए, अपने व्यापारिक संबंधों को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे साथ ही 2005 से 2022 के बीच चीन ने मध्य पूर्व में 273 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। 273
$73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वहाँ निवेश किया है। उस हिसाब से भारत बहुत पीछे है और उस चुनौती को निपटने के लिए भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से उसको बैलेंसिंग करता है। लेकिन कोई भी देश अगर किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए, FTA पे आगे काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रणनीतिक सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए और उन देशों को जो ज़रूरत है जिसमें भारत ज़्यादा अग्रणी है उसमें उनकी सहायता करके उनको सपोर्ट देके अपने संबंधों को बढ़ा सकता है। भारत की विदेश नीति को आकार देने व बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की क्या भूमिका है? जैसे क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार विस्तार को मजबूत करना, भारत की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं व्यापक मार्गों को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी तरह भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा और 4 बार बंदरगाह जैसी पहल भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगी, साथ ही पारंपरिक व्यापार मार्गों को निर्भरता को कम करेंगी। अगर ये 2 प्रोजेक्ट चालू हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो भारत को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और जो सुरक्षा चुनौतियां हैं और व्यापार लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी। भू राजनीतिक लाभ और रणनीतिक लाभ। विदेशों में बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने से भारत को अपने भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को संतुलन करने में मदद। भारत अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना निवेश करता है या उनके अनुसंधान में, उनके कृषि में सहयोग करता है और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसमें इन देशों को मदद करता है भारत, तो भारत को अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे भारत कालाधान मल्टी ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार थाईलैंड जैसी परियोजनाएं जो भारत दक्षिण एशियाई देशों के साथ इन प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। इसी तरह अफ्रीका के डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना AAGC में भारत का निवेश अफ्रीकी में चीन के BRI निवेश का मुकाबला कर रहा है। इसी तरह भारत इन मध्य पूर्व के देशों के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए या अपने रणनीतिक संबंध हो गए, अपने सुरक्षा संबंध हो गए, अपने जो कृषि उत्पादन है या वहाँ की जो कृषि की संभावनाएं हैं उसमें वो मदद करके जो है भारत इन चीज़ों का मुकाबला कर सकता है। ऊर्जा और समुद्री हितों की सुरक्षा। ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की आपूर्ति स्रोतों की दीर्घकालिक सुरक्षा और विविधीकरण सुनिश्चित करती है। तापित तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं और मध्य पूर्व बंदरगाहों में निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं। भारत ने एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने एक गैस पाइपलाइन के बारे में इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से और अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान शासन आया तो इसके वजह से ये परियोजना अभी पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुई है। अगर ये गैस पाइपलाइन बन गई होती तो भारत को अपनी गैस की ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी मदद मिलती, इसके दाम घट जाते और क्योंकि ये पाइप से आती तो इसके लागत भी कम होती और भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलता है। इसके अलावा सेल्सियस में असम पर सन द्वीप और मॉरिशस में अगोला के विकास के साथ ओमान में दुकम भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है। इन सभी देशों में भारत जो है काम कर रहा है अलग अलग प्रोजेक्टों पे। सॉफ्ट पावर विकसित साझेदारी को बढ़ावा देना। भारत की विदेश नीति बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर के रूप में भी काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत की पहल है कि इसमें सभी देश जहाँ पे भी सौर ऊर्जा उत्पादित हो सकती है वो एक संगठन बनाया जाए। जैसी पहल जो अफ्रीका के जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से भारत सद्भावना और दीर्घकालिक राजनीतिक विकास का निर्माण करता है। ये परियोजनाएं एक जिम्मेदार विकास भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत को क्या उपाय करने चाहिए? जैसे सह विकास के माध्यम से ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना। भारत को अपने नवीनीकरण ऊर्जा
आयातक से हटकर महत्वपूर्ण ऊर्जा अनुसंधान में सक्रिय निवेश करना चाहिए। भारत इन देशों से ऊर्जा आयात करता है, लेकिन भारत को चाहिए कि जो वहाँ पे ऊर्जा खोजें हो रही हैं या वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें निवेश करना चाहिए और नई नई खोजों के माध्यम से, या जो भारत में जैसे सौर ऊर्जा है, इन सब परियोजनाओं को भी इन देशों के में ले जाना चाहिए। इसी तरह नवीकरण ऊर्जा, हाइड्रोजन उत्पादन और तेल शोधन में संयुक्त उद्यम दीर्घकालीन आत्मनिर्भर उत्पन्न करेंगे तथा मूल्य स्थिरता के जोखिम को कम करेंगे। जैसे संयुक्त उत्पादन हो गया, ऊर्जा का संयुक्त उत्पादन हो गया, या नवीकरण ऊर्जा में संयुक्त रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाना, जिससे भारत की अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी होंगी और स्थिरता भी आएगी और जोखिम भी कम होगा और इन देशों के साथ अपने संबंध भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सामरिक तेल भंडार और एलएनजी अनुसंधान पर साझेदारी दोनों पक्षों के लिए सतत आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करेगी। भारत की 44 बिलियन डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी, भारत एक रिफाइनरी बना रहा है जो 44 बिलियन डॉलर की है, जिसमें सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है अरामाको की हिस्सेदारी दीर्घकालिक ऊर्जा संबंधों को आगे बढ़ा रही है। इसी तरह तेल से व्यापार और आर्थिक एकीकरण का विस्तार में इसके अलावा जैसे विनिर्माण उद्योग, आईटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार में विविधता भारत ला सकता है इन देशों के साथ और अपने आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकता है। इसी तरह जीसीसी एफटीओ को अंतिम रूप देने में निवेश प्रवाह में तेजी आएगी और व्यापार बाधाएं बढ़ेगी। भारत को चाहिए कि मध्य पूर्व के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पे ज़्यादा मतलब एग्रेसिव रूप से काम करके जो है ये समझौता करना चाहिए, जिससे दोनों इन सभी देशों से और भारत के आयात निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह जो आर्थिक कॉरिडोर है IMEC कॉरिडोर के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। G20 के जो शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई थी, इसमें इजराइल और गाजा संघर्षों की वजह से विलंब हो रहा है, जिसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में सह विकास, भारत को केवल रक्षा उपकरण बेचने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इन देशों के साथ भी अपने रक्षा संबंध सह उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत जो है अपने संबंध आगे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने से आपूर्ति श्रृंखला एकीकृत हो रही, जिससे पश्चिमी रक्षा निर्यात और भारत को चाहिए कि सऊदी अरब और UAE, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, यहाँ पे अपने रक्षा इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिए, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन पार्क बनाना चाहिए, जिससे इन देशों को जो पश्चिमी के ऊपर अपने रक्षा ज़रूरतों के लिए निर्भर हैं उनको जो है भारत के बारे में भी वो मतलब एक तरह से विश्वास हो कि भारत भी हमारी रक्षा ज़रूरतों के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी कार्य ढांचों को मजबूत करने से सुरक्षा जो भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है और ये सारे देश कहीं ना कहीं आतंकवाद से पीड़ित हैं। बहुत सारे संगठन हैं, सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी संगठन है वो इन्हीं सभी क्षेत्रों में हैं। तो इसमें जो सूचनाएं हैं साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के आतंकवादी विरोधी अभियानों में मदद कर सकते हैं, इनको प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि भारत जिस तरह से आतंकवादी विरोधी अभियानों को काउंटर करता है तो वो इन सभी देशों को एक तरह से मदद कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को सुदृढ़ करना, मध्य पूर्व संपूर्ण निधियों जैसे सऊदी अरब, PIF, UAE, ADIA और कतर निवेश प्राधिकरण को भारत के AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और स्मार्ट शहरों में सह निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करने की आपसी आर्थिक निर्भरता उत्पन्न होगी। जैसे भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है, डिजिटल पेमेंट की सुविधा हुई है, या भारत जो चिप निर्माण में तेज़ी से काम कर रहा है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, इन सभी चीज़ों को भारत जो है इन सभी देशों के साथ भी साझा कर सकता है। जैसे UPI अभी सऊदी अरब में
दुबई में चालू हुआ है, या रुपए जो कार्ड है भारत का डिजिटल लेन देन के लिए, एटीएम कार्ड, वो भी इन देशों में भारत आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा कृषि तकनीक सहयोग के माध्यम से खाद्य और जलवायु सुरक्षा को बढ़ा सकता है। भारत कृषि तकनीक पार्कों का सह विकास कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा भारतीय कृषि तकनीक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अवलंबिक जो जल शोधन के कार्य हैं या हाइड्रोपोनिक्स और स्मार्ट सिंचाई में सहयोग के लिए खाड़ी देशों की खाद्य आयात पर निर्भरता कम होगी तथा भारतीय फर्मों को स्थानीय उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब भारत कृषि तकनीकों का उन देशों के साथ साझा कर सकता है, या जो ड्रिप सिंचाई है और सब चीज़ें हैं, ये सब AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है कृषि में, ड्रोन सिस्टम है, इन सबको इन देशों में, क्योंकि वहाँ पे कृषि बहुत कम मात्रा में होती है, अगर वहाँ कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो भारतीय फर्मों को, भारतीय कंपनियों को भी वहाँ काम करने का, जो कृषि संबंधित काम करती हैं, उनको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जन संरक्षण में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। प्रवासन जहाज़ों को संस्थागत बनाने, केवल कम कुशल श्रमिकों को भेजने के बजाय भारत को स्वास्थ्य सेवाओं, इंजीनियरिंग, AI और उच्च कौशल क्षेत्रों के लिए कौशल जो इंजीनियर लोग हैं, जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को भी इन देशों में काम करने के लिए भेजना चाहिए। खाड़ी देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की संयुक्त स्थापना। खाड़ी देशों में भारत को कौशल विकास के लिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण IT, IIT जैसे संस्थान को यहाँ पे बनाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी काम सीखने को मिले और भारतीय मजदूरों को भी। इसके अलावा भारतीय प्रवासी बीमा योजना, ECR श्रेणी के भारतीय प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना, जिसका विस्तार किया जा सकता है, इसे अधिक समावेशी बनाएंगे। इसके अलावा समुद्री और रसद अनुसंधान को मजबूत करना, भारत को समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला संपर्क को समझौता करने के लिए मध्य पूर्व के बंदरगाहों की अवसंरचना और रसद केंद्रों का सह विकास करना चाहिए। मतलब वहाँ के बंदरगाहों का विकास करे, नए बंदरगाह बनाए और रसद केंद्रों की स्थापना करें। मतलब ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट को वहाँ स्थापित करें, जिससे जो वहाँ भी थोड़ा सा आत्मनिर्भरता आए और चीज़ों की कमी ना हो। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, ग्रीस में बंदरगाह निवेश का विस्तार करने से आगे चल के रसद आपूर्ति के केंद्र के रूप में विकसित होंगे। यूरोप में भारत के व्यापार परिधि का विस्तार करने के लिए ग्रीक बंदरगाहों में निवेश की संभावना तलाशनी चाहिए, और जैसे अडानी पोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है जो इजराइल में यह संभालता है। सीमा पार आतंकवादी विरोधी संस्थान को मजबूत करना है, भारत को अपनी खुफिया जानकारियों को इन देशों के साथ साझा करनी चाहिए। इसके अलावा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, साइबर निगरानी नेटवर्क के संस्थागत बनाकर एक मध्य पूर्व देशों के साथ आतंकवादी विरोधी सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। खाड़ी देशों के साथ एक क्षेत्रीय आतंकवादी विरोध केंद्र की स्थापना सटीक समय में खतरे के आकलन और सटीक प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। इसके अलावा SCO में मध्य पूर्व राज्यों के संवाद भागीदारी के रूप में शामिल, इनमें कई सारे ऐसे देश हैं जो SCO शंघाई सहयोग संगठन है, उसमें भी भारत के सहयोग से इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त वित्तीय खुफिया इकाइयों के माध्यम से आतंकवाद के वित्त पोषण पे भी रोक लगाई जा सकती है, उसमें नज़र रखी जा सकती है और उसके संस्थागत ढांचा को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह इन सब कामों से भारत और मध्य पूर्व के देशों के साथ जो भारत के व्यापारिक संबंध हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला तो वहाँ ढांचागत परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए। भारत AI, रक्षा संबंध, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, संयुक्त उत्पादन इकाइयाँ या ऊर्जा से संबंधित जो संयुक्त उत्पादन इकाइयाँ हों, या वहाँ के कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनी तकनीकों का वहाँ प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा
के क्षेत्र में भी भारत अपनी सूचना जानकारियों को इन देशों के साथ साझा कर सकता है, इनके साथ एक संयुक्त उपक्रम के तहत काम कर सकता है। और भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में निवेश करने की आवश्यकता है, चाहे वो बंदरगाह हो, रेलवे नेटवर्क हो, एयरपोर्ट हो, जल मार्ग हो, इन सभी में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। भारत में उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। भारत को आगे चल के भू राजनीति में, विश्व राजनीति में उसका प्रभाव भी बढ़ेगा और इन देशों के साथ अपने उसके संबंध भी मजबूत होंगे। इसके निष्कर्ष में यही है कि भारत का जुड़ाव केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं है रह गया, बल्कि यह व्यापार, राजनीतिक संपर्क, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति को शामिल करते हुए एक बहुआयामी साझेदारी में बदल गया है। अपनी क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए भारत को अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए बुनियादी अनुसंधानों के विकास में तेजी लानी चाहिए, व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना चाहिए और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से भारत और मध्य पूर्व के देश के जो संबंध हैं और आगे बढ़ेंगे, भारत का व्यापार भी आगे बढ़ेगा। वैसे भी भारत और मध्य पूर्व के देशों का व्यापार सबसे ज़्यादा हमारा व्यापारिक जो साझेदार है वो मध्य पूर्व के देश ही हैं। और अगर मुक्त व्यापार समझौता होता है और भारत वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता है तो ये संबंध और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आज के समय में जैसे अमेरिका या जो वैश्विक महाशक्तियाँ हैं, चीन है, रूस तो वैसा हमारा मित्र देश है, लेकिन ये सब जो देश हैं जो किसी न किसी कारण भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश में रहते हैं या अपने प्रभाव को भारत में बनाए रखना चाहते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए और अपनी ऊर्जा ज़रूरत को और अपने लोगों को रोज़गार के लिए इन मध्य पूर्व देशों के साथ जो संबंध हमारे आगे बढ़ेंगे वो बहुत ही लाभकारी भारत की दृष्टि और इन सभी देशों के दृष्टि भी काफ़ी लाभकारी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।